खुफिया एजेंसी में एक जासूस के रूप में काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा काम कर दिखाया था राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले जासूस रविंद्र कौशिक ने, जो न सिर्फ पाकिस्तान गए बल्कि पाकिस्तान में जाकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसके बारे में पाकिस्तानियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ये जासूसी दुनिया ही कुछ ऐसी होती है जिसमें अगर जिंदा रहे तो गुमनाम जिंदगी, और अगर जासूसी करते किसी देश में पकड़े गए तो ऐसी सजा दी जाती है, ऐसा टॉर्चर किया जाता है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। हाथ पैर बांधकर बर्फ की सीढ़ियों पर खड़ा रखना, नाखूनों को उखाड़ देना और ऐसे अंधेरे कमरों में बंद रखा जाना जिसमें न दिन का पता चलता है और न ही रात का, और खाना भी उतना ही दिया जाता है जिससे बस बंदा जिंदा रह सके। जासूस बनकर दूसरे मुल्कों में जाकर वहां की खुफिया जानकारी भेजना हर किसी की बस की बात नहीं होती, लेकिन ये काम कर दिखाया था राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक ने। रविंद्र कौशिक भारत के वो जांबाज थे जो भारतीय खुफिया एजेंसी में जासूस बनकर न सिर्फ पाकिस्तान गए बल्कि पाकिस्तान में जाकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसके बारे में पाकिस्तानियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और रविंद्र कौशिक इतने निडर और चालाक थे कि कभी भी पाकिस्तान में रहने के बावजूद, पाकिस्तान में जासूसी करने के बावजूद पाकिस्तानियों को अपने पर शक नहीं होने दिया। पाकिस्तानी कभी भी उन पर शक नहीं कर पाए। लेकिन रविंद्र कौशिक के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में रविंद्र कौशिक ने कभी सोचा भी नहीं था। आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक दूसरे बंदे की गलती के कारण भंडा फूट जाता है और भारत के जवान रविंद्र कौशिक को इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। साथ साथ भारत के जवान जासूस रविंद्र कौशिक के इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। यह बात है 1975 की। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। रविंद्र कौशिक 4 भाई बहन थे और रविंद्र के पिता एयर फोर्स में थे, जिस कारण बचपन से ही रविंद्र को भारतीय सेना में बड़ा लगाव था। रविंद्र ने अपनी बीकॉम की पढ़ाई श्री गंगानगर के एक कॉलेज में पूरी की थी। इसके साथ ही रविंद्र कौशिक की एक खास बात ये भी थी कि रविंद्र कौशिक दिखने में बहुत खूबसूरत और एक्टिंग करने में और अपना रूप बदलने में इतने माहिर थे, जिस कारण लोग उनके लुक को देखकर उन्हें विनोद खन्ना कहने लगे थे। अक्सर रविंद्र श्री गंगानगर के ही कई थिएटर प्रोग्रामों में भाग लिया करते थे और उनका सपना ही एक्टर बनना था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लखनऊ के एक थिएटर प्रोग्राम ने रविंद्र कौशिक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल 1975 में लखनऊ के एक सेठ ने एक थिएटर प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने रविंद्र कौशिक को एक्टिंग करने के लिए उस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। इस प्ले में रविंद्र कौशिक ने एक ऐसे भारतीय फौजी का किरदार निभाया था जो कि चीन से युद्ध हार जाने के बाद चीनी सैनिकों के द्वारा बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था, और इस किरदार को रविंद्र ने इतनी बखूबी से निभाया कि थिएटर में बैठे लोग देखते ही रह गए। इसी बीच उन्हीं लोगों में बैठा था खुफिया एजेंसी रो का एक एजेंट जिसकी नजर पड़ती है रविंद्र कौशिक पर। उस एजेंट ने रविंद्र कौशिक को स्टेज के पीछे बुलाया और कहा, तुम्हारे लायक कुछ काम है, तुम दिल्ली आकर हमसे मिलो। इतना कहकर वो एजेंट वहां से चला जाता है। रविंद्र कौशिक लखनऊ से श्री गंगानगर वापस आ जाते हैं और इस काम के बारे में सोचने लगते हैं। और एक दिन 1975 के अंत में रविंद्र कौशिक पहुंच जाते हैं दिल्ली में खुफिया एजेंसी के दफ्तर। अब दिल्ली में रो के अधिकारियों द्वारा रविंद्र कौशिक को काम के बारे में बताया जाता है और उन जासूसों की किस्से कहानियां भी सुनाई जाती है जिन्होंने बड़े बहादुरी के साथ दूसरे मुल्कों में जाकर बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया था। अब रविंद्र कौशिक को रो की वो सारी शर्तें बताई जाती है जिनका पालन करना एक जासूस के लिए अनिवार्य था, जिनमें से पहली शर्त तो ये थी कि वो अपने किसी भी खास या घर के किसी सदस्य को इस काम के बारे में नहीं बता सकते थे, और दूसरी शर्त ये थी कि अगर पकड़े गए तो सरकार या खुफिया विभाग के द्वारा आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं की जाएगी, यानी कि आपसे पल्ला झाड़ लिया जाएगा। हालांकि इस काम में पैसा बहुत सारा मिलता है, लेकिन इस काम को करने के लिए पैसे मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो देश के लिए मर मिटने का जुनून, और देश के लिए मर मिटने का जुनून रविंद्र कौशिक में कूट कूट कर भरा था। और रविंद्र कौशिक रो की सारी शर्तों को मान लेता है और भारतीय खुफिया एजेंसी रो में जासूस के रूप में काम करना स्वीकार कर लेता है। अब क्योंकि शर्त के मुताबिक रविंद्र कौशिक अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बता सकते थे कि वो एक सीक्रेट मिशन के लिए जासूस बनने जा रहे हैं, तो रविंद्र कौशिक को एक उपाय सूझता है। रविंद्र कौशिक ने घर वालों से कहा कि दुबई में बहुत बड़ी कंपनी में उनकी नौकरी लग गई है, तो उसी सिलसिले में वो दुबई जा रहे हैं। और इतना कहकर वो श्री गंगानगर से रवाना हो जाते हैं। और अब होता है रविंद्र कौशिक को जासूस बनाने का खेल शुरू।
तो सबसे पहले रविंद्र कौशिक को ट्रेनिंग के लिए अमृतसर, पठानकोट और फिर दिल्ली ले जाया जाता है, क्योंकि इस मिशन में रविंद्र कौशिक को जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजना था। तो एक मौलवी से रविंद्र कौशिक को उर्दू, पंजाबी, नमाज, कुरान और अरबी की तालीम दी जाती है और ये भी सिखाया जाता है कि एक आम पाकिस्तानी बंदा उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना कैसे करता है। और इसके साथ ही रविंद्र कौशिक को हथियार की ट्रेनिंग, पाकिस्तान का नक्शा, वहाँ का नेता और वहाँ की पूरी हिस्ट्री की जानकारी दी जाती है। और अब रविंद्र कौशिक का नाम बदलकर रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर कर दिया जाता है और इसी नाम से रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर की पाकिस्तानी आईडी और वहाँ का राशन कार्ड वगैरह बना दिया जाता है। ऐसा कोई भी काम और ट्रेनिंग नहीं छोड़ी जाती जिससे पाकिस्तानियों को रविंद्र कौशिक पर शक हो सके। लेकिन अब भी एक ऐसा काम बाकी रह गया था जो पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक के लिए मुसीबत बन सकता था, वो था खतना करवाना। लेकिन देश की रक्षा की कसम खाने वाले रविंद्र कौशिक ने खुशी खुशी से अपना खतना भी करवा लिया और अब शारीरिक रूप से रविंद्र कौशिक को मुसलमान बनाया जा चुका था। और अब रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर का वो जासूसी सफर शुरू होता है जिसमें नबी अहमद शाकिर ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी रो और पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं था। 6-7 अलग अलग मुल्कों में भेजने के बाद अब नबी अहमद शाकिर को रो के एजेंट्स के द्वारा कराची पहुंचा दिया जाता है। अब नबी अहमद शाकिर कराची में ही एक मकान लेकर रहने लगते हैं और वहां पर रविंद्र कौशिक को अच्छा खासा पैसा देकर वहां पर ठहरा दिया जाता है और रविंद्र कौशिक उस मकान में एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में ही रहने लगते हैं और वहां के आस पड़ोस को किसी को भी अपने पर शक नहीं होने देते। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में जाकर अपना हुलिया इस कदर बदल लिया कि उनके पड़ोसी कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये बंदा भारत का जासूस है। यहाँ तक नबी अहमद 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे थे। इसके साथ ही नबी अहमद अपना काम शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान की छोटी छोटी जानकारी रोह को भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने भी कभी नहीं सोचा था। दरअसल नबी अहमद शाकिर एक दिन उर्दू का एक अखबार पढ़ रहे होते हैं जिसमें कोने में एक एड दिखाई पड़ती है जो कि पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती की एक एड थी। और अब नबी अहमद शाकिर के दिमाग में एक बात सूझती है कि इससे बड़ा सुनहरा मौका और नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत रो से इजाजत लेकर इस भर्ती में अप्लाई कर देते हैं और नबी अहमद शाकिर का सिलेक्शन भी हो जाता है। और जब रो को इसका पता चलता है तो रो का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौजी बनकर अपना काम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तानी आर्मी में मेजर का पद पा लेते हैं। इससे बड़ी भारत के लिए कोई भी बात नहीं हो सकती थी कि भारत के श्री गंगानगर से निकला एक बंदा जासूस बनकर पाकिस्तान जाता है और वहां पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन ही नहीं लेता बल्कि पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद पर तैनात भी हो जाता है। अब नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान के एटॉमिक पावर स्टेशन की खुफिया जानकारी भेजने के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के डिफेंस की जानकारी यानी कि पाकिस्तान की सेना अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या करती है ऐसी और भी बहुत सारी खुफिया जानकारी भारत भेजना शुरू कर देता है। और नबी अहमद के द्वारा भेजी गई इन जानकारियों ने अनेक भारतीय जवानों की जान बचाई थी क्योंकि भारत के जवानों को पहले से ही पता चल जाता था कि पाकिस्तानी आर्मी आगे क्या करने वाली है। और इसी बीच रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी आर्मी के एक अफसर की बेटी पसंद आ जाती है तो रविंद्र ने अपनी शादी की इच्छा जाहिर करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में शादी कर लेते हैं तो किसी को बिल्कुल भी शक नहीं हो पाएगा और उनकी इस इजाजत को रो स्वीकार कर लेता है और नबी अहमद शाकिर को शादी करने की इजाजत दे देता है। अब नबी अहमद शाकिर उस अफसर की बेटी अमानत से शादी कर लेते हैं लेकिन नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उनकी बेगम अमानत को इस बात का बिल्कुल भी पता न चल सके कि नबी अहमद शाकिर भारत की खुफिया एजेंसी का एक जासूस है जो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी भारत भेजने के लिए पाकिस्तान आया है। वो कभी भी अपनी बीवी को इसकी भनक भी नहीं लगने देते लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नबी अहमद को पाकिस्तान में रहते अब 4-5 साल बीत जाते हैं और नबी अहमद की बीवी अमानत से उनका बेटा भी हो जाता है जिसका नाम रखा जाता है जरीब। और अब श्री गंगानगर से खबर आती है कि श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक के भाई की शादी है और रविंद्र कौशिक को बहुत इच्छा हुई कि अपनी भाई की शादी में शामिल हुआ जाए लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। पर रविंद्र की इस इच्छा को पूरा करने के लिए रो को एक उपाय सूझता है जिसकी पूरी प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग ये थी कि रविंद्र कौशिक आर्मी से ये कहकर छुट्टी लेते हैं कि वो पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं उम्रा करने क्योंकि पाकिस्तान से सीधे भारत आना पाकिस्तानियों को शक पैदा कर सकता था। तो नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से भारत श्री गंगानगर पहुंच जाते हैं और अपने भाई की शादी में शामिल हो जाते हैं।
और यहाँ आकर रविंद्र कौशिक अपने काम के बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि दुबई में बड़ी कंपनी में उनके साथ काम करने वाली एक महिला से रविंद्र कौशिक शादी कर लेते हैं जिसका नाम अमानत है, और उनसे एक बेटा भी है जिसका नाम जरीब है। ये सुनकर रविंद्र कौशिक के घर वाले एक बार तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन बाद में घर वाले स्वीकार कर लेते हैं और रविंद्र को शर्त रखते हैं कि वो अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर दुबई का काम छोड़कर भारत वापस आ जाएं। रविंद्र भी घर वालों को तसल्ली दे देते हैं और अपनी भाई की शादी में शामिल होकर कुछ दिन श्री गंगानगर रहकर खुशी खुशी से रविंद्र कौशिक वहां से विदा ले लेते हैं। और ये 1981 का वो वक्त था जब रविंद्र कौशिक अपने परिवार वालों से आखिरी बार मिले थे और फिर भारत से दुबई और दुबई से पाकिस्तान रविंद्र कौशिक पहुंच जाते हैं। 1983 तक नबी अहमद शाकिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारत भेजते रहते हैं और कभी भी किसी को अपने पर शक नहीं होने देते, लेकिन एक दूसरे बंदे की गलती की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। दरअसल हुआ यूं कि रो ने पंजाब के एक जासूस इनायत मसीह को अप्रैल 1983 में एक डॉक्यूमेंट देकर पाकिस्तान भेजा और उसे कहा गया कि रो का एक एजेंट रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में नबी अहमद शाकिर के नाम से मेजर पद पर तैनात है, जिस तक ये डॉक्यूमेंट तुम्हें पहुंचाने हैं। इतना कहकर पंजाब के इनायत मसीह को रवाना कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इनायत बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है वैसे ही पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा इनायत मसीह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनायत को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बड़ा बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है और इनायत आर्मी के इस टॉर्चर से टूट जाता है और एक बड़ी गलती कर बैठता है। इनायत पाकिस्तानी आर्मी के सामने सब कुछ उगल देता है कि कराची में आर्मी के मेजर पद पर तैनात नबी अहमद शाकिर और कोई नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो का एक जासूस रविंद्र कौशिक है, जिसको भारत को पाकिस्तान की खुफिया जानकारी भेजने के लिए जासूस बनाकर पाकिस्तान में भेजा गया था। इतना सुनते ही पाकिस्तानी आर्मी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो पाकिस्तानी सेना एक चाल चलती है क्योंकि वो रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, तो वे इनायत को अपने साथ ले जाती है और उस दिन का इंतजार करती है जिस दिन इनायत मसीह रविंद्र कौशिक से मिलकर वो डॉक्यूमेंट रविंद्र कौशिक को सौंपने वाले थे। और अब तक रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को कोई भी खबर नहीं थी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन इनायत मसीह को नबी अहमद से मिलना था। अप्रैल 1983 के जुम्मे के दिन कराची के जिन्ना गार्डन में दोनों का मिलना तय था। तो उसी दिन तकरीबन सुबह के 8 बजे के आसपास इनायत मसीह हाथ में सूटकेस लेकर जिन्ना गार्डन में आ जाता है। इनायत मसीह नबी अहमद से आकर मिलता है और दोनों पास में ही पड़ी बेंच पर बैठ जाते हैं और इनायत अपना सूटकेस नबी अहमद को सौंप देता है। लेकिन जैसे ही सूटकेस नबी अहमद पकड़ता है वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी पूरे जिन्ना गार्डन को घेर लेती है और नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक को पकड़ लेती है। और अब शुरू होता है सितम का वो दौर जिसमें रविंद्र कौशिक को इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है, इतने सितम ढाए जाते हैं जिससे मुर्दा भी शायद चीख उठे। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इतने अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर किया जाता है जिसकी शायद कल्पना भी रोंगटे खड़े कर सकती है। लेकिन इतने टॉर्चर होने के बावजूद भी भारत के जवान रविंद्र कौशिक अपनी जुबान अपने देश के खिलाफ नहीं खोलते हैं। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अलग अलग जेल में ले जाया जाता है और पहली बार सियालकोट की जेल में रविंद्र की पत्नी अमानत रविंद्र के बेटे जरीब को लेकर पहुंचती है और बस एक ही बात कहती है कि आखिर क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा। इतना कहकर फिर कभी भी रविंद्र की पत्नी रविंद्र से मिलने नहीं आती है क्योंकि रविंद्र कौशिक की पत्नी और ससुर को भी टॉर्चर किया जाता है। अब रविंद्र कौशिक का केस कोर्ट में जाता है और रविंद्र कौशिक को देश के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। तब रविंद्र कौशिक पहली बार अपने घर वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान जेल में हूं और मुझे फांसी की सजा सुना दी गई है। आप दिल्ली जाकर मेरे बारे में बात करो, वो अवश्य मुझे छुड़ा लेंगे। और जब श्री गंगानगर रविंद्र कौशिक का खत पहुंचता है तो घर वाले तुरंत दिल्ली की ओर भाग पड़ते हैं, लेकिन सरकार और खुफिया एजेंसी ने शर्त के मुताबिक रविंद्र कौशिक को स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने घर वालों से साफ कह दिया कि हम आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर सकते। और जब रविंद्र कौशिक को इसके बारे में पता चलता है तो रविंद्र कौशिक लिखते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी देशभक्ति का सिला मुझे ये मिलेगा। अगर मैं अमेरिका का एक एजेंट होता तो 3 दिन में मुझे शायद छुड़ा ले जाते। सालों साल बीत गए लेकिन सरकार ने मेरी सूद तक नहीं ली। शायद मैं अब उनके काम का नहीं रहा, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है। मैंने आज तक कोई राज नहीं उगला है और न ही उगलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अंधेरे कमरों में बंद रखने के कारण और खराब खाना देने के कारण उनको टीबी और दिल की बीमारी लग जाती है
और एक बार फिर कोर्ट में केस चलता है और रविंद्र की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी जाती है। पर बीमारी के चलते धीरे धीरे रविंद्र का शरीर खत्म होने लगता है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में टीबी का कोई इलाज नहीं था। तो घर वालों ने कई बार जेल में रविंद्र कौशिक को टीबी की दवा भी भिजवाई थी। पर 16 सालों से भारत सरकार से गुहार लगाने वाले रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर की नवंबर 2001 में मुल्तान जेल में दर्दनाक मौत हो जाती है और बाद में मुल्तान जेल के पीछे ही रविंद्र कौशिक के शव को खत्म कर दिया जाता है। रविंद्र कौशिक की इस यात्रा को भारत के 2 और जासूस करामत राही और गोपाल दास ने अपने आंखों से देखा था, जिनको बाद में पाकिस्तानियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है और बाद में इन्होंने ही भारत आकर रविंद्र कौशिक की इस दर्दनाक कहानी को सुनाया था। और रविंद्र कौशिक ने इन दोनों भारतीय जासूसों को अपने बेटे और अपनी पत्नी की फोटो भी दी थी। और ये थी भारत के उस सच्चे हीरो की कहानी जिसे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। और यही वो हीरो था जो शायद आज तक नहीं पकड़ा जाता। लेकिन जासूसी दुनिया ही कुछ ऐसी है, अगर पकड़े गए तो सजाए मौत और अगर जिंदा रहे तो गुमनाम जिंदगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।